दोस्तों नमस्कार। आपने सुना होगा कि लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को लगातार धमकी दे रहे हैं। किसी न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्वीट के माध्यम से, आपसी बातचीतों में कहीं ना कहीं भारत का जिक्र हो जाता है और अपने लहजे में वो भारत को धमकी दे ही देते हैं। आफ्टर ऑल ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि ट्रंप साहब इतने नाराज हैं भारत से और मोदी सरकार से? और क्या वो उचित है? अगर उचित है तो भारत क्या कर सकता है, और अगर अनुचित है तो भारत को क्या तैयारी करनी होगी? आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए और इन मुद्दों पे आपस में चर्चा करिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है या ये जो एडवर्सल माहौल क्रिएट किया जा रहा है ट्रंप के कारण, ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं है। इसमें पूरे देश को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्रहित की बात है और राष्ट्रहित का मतलब है आम आदमी को अपना दायित्व भी संभालना और समझना होगा। इसीलिए शुरुआत हम करते हैं दोस्तों इस बात से कि आफ्टर ऑल ये हो क्यों रहा है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। इस तरह की इंपॉर्टेंट घटनाएं मैं आपके साथ चर्चा करता रहूंगा। शुरुआत करते हैं कि चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य नीति ने इस मुद्दे पे बहुत क्लियर कहा था कि अगर आपका एडवर्सरी या दुश्मन आपसे ताकतवर है तो आपको क्या करना चाहिए। यह चाणक्य नीति में लिखा हुआ है। इसीलिए हम चाणक्य नीति के आधार से आज हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमेरिका हमसे ज्यादा ताकतवर है, आर्थिक रूप से भी, डिफेंस रूप से भी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस में भी। तो ये तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि अमेरिका की ताकत भारत से ज्यादा है। अगर हमसे वो ज्यादा पावरफुल एडवर्सरी है और भारत की तरफ गलत दृष्टि से देख रहा है तो भारत को क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा करने से पहले पहले समझते हैं कि चाणक्य ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू चाणक्य नीति, आपको पता है जो विदेश में ये प्रोग्राम देखते हैं, जो चाणक्य को नहीं जानते हैं, लेट मी एक्सप्लेन टू देम। द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक text writer or a thinker, Chanakya, also called as Kautilya, says involve wisdom, patience, strategy, and above all, realistic understanding of power dynamics. Realistic understanding of power dynamics. आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि what are the realistic power dynamics which is hurting Trump and India relation. ये समझना बहुत जरूरी है। Chanakya did not promote reckless confrontation. Instead, he emphasized diplomacy, timing, and clever strategy. This is extremely important. हम इसी की आज चर्चा करेंगे कि सीधा हम एक दूसरे के खिलाफ बातचीत ना करें, लेकिन भारत को बहुत ही पेशेंटली सिचुएशन को समझना होगा। कम से कम अगले 3.5 साल जब तक ट्रंप का कार्यकाल है, हमें इस जिसे कहते हैं ना कि चक्कू की धार पे चलना होगा या छुरी की धार पे चलना होगा, क्योंकि ट्रंप किस तरह की पर्सनैलिटी है ये आप सब जानते होंगे। वो रोज सुबह उठते होंगे, एक ट्वीट करते होंगे, रात को उनको सपने में क्या आया, किससे बात हुई, क्या हुआ, वो सुबह तक अपना उनका मन बन जाता है। और जब वो सुबह फ्रेश होके तैयार होके बैठते होंगे अपने मोबाइल को लेकर, तो उनको लगता होगा कि आज की हेडलाइन मुझे क्या बनानी है, और वो एक ट्वीट कर देते हैं। इससे पूरी दुनिया में एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है, पूरी दुनिया में ट्रंप की चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं, और शायद यही उनका एक लक्ष्य है कि दुनिया के सबसे चर्चित व्यक्ति बने रहना, रोज अखबारों में और सोशल मीडिया में। दोस्तों बात करते हैं पावर डायनेमिक्स। क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में और महीनों में जिसके कारण ट्रंप भारत से उखड़े रहते हैं, इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ ऑपरेशन सिंदूर। आपको याद होगा दोस्तों कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया, उससे पहले एक रात पहले तक अमेरिका का स्टैंड ये था कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच का झगड़ा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर ने डीप स्ट्राइक किया पाकिस्तान के अंदर, तुरंत सारी इक्वेशन बदल गई और जो अमेरिका का गेम प्लान था वो बिगड़ गया।
इससे उनका जो जियोपॉलिटिक्स था साउथ एशिया का, वो पूरी तरह से बिखर गया। इससे अमेरिका विचलित है, अमेरिका इसके लिए तैयार भी नहीं था। डिटेल में मैं बहुत पहले कई वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इक्वेशन था उसको बदला, और अमेरिका और चाइना क्यों दौड़ के आए पाकिस्तान को बचाने। ये मेरे वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ट्रंप एंड टैरिफ करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये सब दिख जाएंगे। फिर इंडिया रशिया ऑयल डील, पूरी दुनिया में जब तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सप्लाई घट रही है, तो भारत को अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए ईंधन तो चाहिए, और सस्ता चाहिए, हर आदमी को सस्ता चाहिए। अगर सस्ता ईंधन नहीं चाहिए तो पूरा यूरोप आज ही रशिया से अपनी गैस सप्लाई बंद क्यों नहीं कर देता? अमेरिका के ऊपर बैठ जाए, अमेरिका से मांगे कि वो दे दें, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं करते, लेकिन भारत को कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी सप्लाई बंद कर दें। क्यों? उससे तेल के दाम बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, उसमें जो ट्रंप के दोस्त हैं, जो रिफाइनरीज चलाते हैं, अमेरिका में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उन सब का मैनेजमेंट ट्रंप का बहुत करीबी दोस्त है। इसीलिए बार बार वो बोलते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल। वो चाहते हैं कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री और आगे बढ़े। अब जब बढ़े तो कुछ ना कुछ तो ट्रंप साहब का फायदा होगा। उन्होंने उनकी इक्विटी ले रखी होगी, शेयर्स ले रखे होंगे, कुछ और पॉलिटिकल फंडिंग का इंतजाम होगा। तो जब व्यापारी आपस में बात करते हैं तो उनकी सोच एक अलग ढंग से होती है। तो ये भी एक कारण है कि अगर भारत रशिया से तेल लेना बंद करेगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के दाम बढ़ेंगे, इससे जो उनके दोस्त हैं उनका फायदा और बढ़ेगा। ब्रिक्स डिक्लेरेशन, अब ब्राजील में ये डिक्लेरेशन हुआ, करीब 31 पेज का डॉक्यूमेंट था। उसको देख के ट्रंप साहब तिल मिला गए, क्योंकि जो वो दुनिया के साथ करना चाहते थे, ब्रिक्स ने कहा हम उस सब का अल्टरनेट बनाने को तैयार है। अब ट्रंप साहब का जो चेस गेम था वो बिगड़ने लगा, तो वो बेचैन हो गए। पोस्ट G7 मीटिंग डेवलपमेंट, मोदी साहब गए कनाडा, ट्रंप साहब भी वहां थे, बगैर मुलाकात किए वॉशिंगटन आ गए, और वहां से मोदी साहब को कहते हैं जाते समय यहां होके मिलके जाइएगा। अब भारत के प्रधानमंत्री का भी प्रोग्राम और कैलेंडर कोई ओपन तो होता नहीं कि किसी ने फोन किया और आप पहुंच जाओ। अगर आप इंपॉर्टेंट हो एज ए अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो भारत का प्रधानमंत्री भी तो इंपॉर्टेंट है। आप संभाल रहे हो 30 करोड़ की आबादी, मोदी साहब संभाल रहे हैं करीब 140-45 करोड़ की आबादी, तो किस पे काम ज्यादा है? और फिर ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम होते हैं, आप उसको डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते। तो अगर मोदी साहब वहां नहीं गए तो मुझे लगता है ट्रंप साहब का एक गेम और बिगड़ा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा होगा कि जब जनरल मुनीर वहां बैठे हैं पाकिस्तान के, कि मैं मोदी के साथ उनको बैठा के आमने सामने समझौता कर दूंगा ताकि मेरा नोबेल प्राइज पक्का हो जाए। अब ये तो बात बनी नहीं, वहां से ट्रंप साहब को कुछ मिला नहीं, तो इसीलिए भी मोदी से नाराजगी हो सकती है। फिर यूक्रेन वॉर एंड इंडिया, बार बार वो ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया को फंड कर रहा है। आज ही के वीडियो में आप मेरे देखिएगा, सुबह जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने साफ साफ कहा कि 160 बिलियन डॉलर का ट्रेड है अभी रशिया और यूरोप के बीच में, जो आंकड़े हैं। और जो स्मगलिंग होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रेड होता है, वो अलग है। ऐसी स्थिति के अंदर भारत को दोष देना, जिसने सिर्फ अभी 50-60 बिलियन डॉलर का पिछले 3 साल में तेल खरीदा है, कि आपके कारण प्रॉब्लम है, जो 160 बिलियन डॉलर जो यूरोप से रशिया जा रहा है, क्या वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब भारत ये सवाल करता है तो ट्रंप साहब तिल मिला जाते हैं। ये भी अपने आप में एक मुद्दा है। टैरिफ वॉर, आपने भारत की स्थितियों को समझा नहीं और टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। आपको लगता है सब आप अपने हिसाब से करेंगे, तो बाकी जो देश हैं वो क्या अपने हितों की बचाव नहीं करेंगे? इसको भी समझना जरूरी है। फिर एग्रीकल्चर ट्रेड, ट्रंप साहब चाहते हैं किसी भी हालत में भारत का बाजार उनको मिल जाए, ताकि जो भी वहां कूड़ा कचरा अमेरिका में है जो दुनिया से रिजेक्ट हो रहा है, वो सब भारत में डंप कर दिया जाए। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे यहां उनको पता है कि हम जो अमेरिकन कंपनियां हैं जब वो एक्सपोर्ट करेंगी तो पोर्ट्स पे जब सस्ता माल आएगा तो रिश्वत दे के कंसाइनमेंट क्लियर कराने का काम तो उनके एजेंट कर ही लेंगे, उनके जो इंपोर्टर हैं वो कर ही लेंगे। लेकिन भारत सरकार परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको दिक्कत इस बात की,
जिस तरह से हमारे यहां पोर्ट लीकेज है, सब स्टैंडर्ड एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भारत में आ जाते हैं, तो क्या और नहीं आएंगे? लेकिन सवाल इस बात का है कि जहां पे सरकार ने बैन लगा रखा है वहां कस्टम अधिकारी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जहां पे बैन नहीं है वहां पे पैसे ले दे के सब स्टैंडर्ड मटेरियल को परमिशन मिल जाती है। आप सुपरमार्केट में जाके देखिए दोस्तों, जितने इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको स्टिकर चिपका हुआ मिलेगा, और ये स्टिकर बदलते रहते हैं। अगर माल नहीं बिका, मान लीजिए शेल्फ लाइफ 6 महीने की है, अगर मान लीजिए अगस्त में माल नहीं बिका तो लेवल हटा के उसको दिसंबर कर दिया जाएगा, वो माल डस्टबिन में कभी नहीं जाता है। ये हमने होते देखा है। अगर आपको शक है, आप सुपरमार्केट में जाइए, विदेशी माल उठाइए, उन पे जो स्टिकर लगे हुए हैं आप उनको देखिए। अगर आप अपनी सेहत बचाना चाहते हैं तो मेरी राय ये है, स्टिकर लगा हुआ माल खरीदना बंद कर दीजिए। आपको नहीं पता उसकी एक्चुअल एक्सपायरी क्या है और वो स्टिकर कितनी बार बदला है, ये भी आपको समझना। डेटा सेंटर्स की बात है, भारत सरकार कहती है भारत का डेटा भारत में रहना चाहिए। ट्रंप साहब कहते हैं क्यों? भारत का डेटा है तो हम अमेरिका में स्टोर करेंगे। आपकी सॉवरेनिटी का, आपके कानून का हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी कंपनियों का खर्चा नहीं होना चाहिए, उनकी सुविधाएं हैं। इससे अमेरिका के अंदर डेटा सेंटर बढ़ेंगे, उससे वहां उनको जॉब मिलेंगे, वो मंजूर है। लेकिन भारत में डेटा सेंटर अगर डेवलप हो गए और 60 से 70% जो सोशल मीडिया का ट्रैफिक है वो तो भारत से जाता है। अगर भारत में डेटा सेंटर डेवलप हो गए, वहां रोजगार क्रिएट हो गया, टेक्निकल स्किल क्रिएट हो गई, ये अमेरिका के हित में नहीं है। ये उनकी सोच है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। फिर लोकल करेंसी ट्रेड, अब भारत जब रुपी ट्रेड करता है तो, या जो यूपीआई की बात करता है, तो जो अमेरिका की क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं और जो वहां के बैंकिंग सिस्टम है, जो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे थे कि हम स्विफ्ट कोड आपका बंद कर देंगे, हम आपका ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा देंगे, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स हम एड्रेस नहीं करेंगे, ये सब वो करते हैं और आज भी कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं थे कि भारत में सुधार हो या भारत अपने दम पर एक इकोनॉमिक पावर बने। जब तक आप अमेरिका के डॉलर के भरोसे हो और जब तक आप अमेरिका के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे गूगल है, अगर जैसे चाइना ने क्या किया दोस्तों, चाइना ने बहुत साफ कह दिया है कि हम अमेरिकन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2027 के बाद हम घुसने ही नहीं देंगे चाइना में। ये डिक्टेट उन्होंने ऑलरेडी जारी कर दिया। अब हमारे यहां पे जो आईटी कंपनीज है वो क्या कर रही हैं? क्या वो माइक्रोसॉफ्ट का अल्टरनेटिव बना सकती, गूगल का अल्टरनेटिव बना सकती है? एक ईमेल सॉफ्टवेयर नहीं बना सकती? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं कर सकती? जब चाइना, जिसको हम बोलते हैं कि वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, उनकी आईटी नॉलेज हमारे से कम है, हम उनसे आगे हैं आईटी में, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट देखते हो, काम देखते हो, तो चाइना हमसे बहुत आगे। जिस तरह के सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाए हैं वो अमेरिकन सॉफ्टवेयर से अच्छे हैं। हमने तो शुरुआत ही नहीं करी अभी ढंग से। तो ये कैसे हम मान लें कि भारत आईटी सुपर पावर है, जबकि जनता के लिए तो कुछ काम किया ही नहीं। सिर्फ लेबर सप्लाई करने में हम सुपर पावर हो सकते हैं कि अमेरिका की किसी कंपनी को लेबर चाहिए तो हमने यहां से 1000-2000 आदमी भेज दी और उसकी किराया ले लिया और उसमें से कमीशन काट के लेबर दे दी। जैसे एक ठेकेदार काम करता है, हम आईटी सेक्टर के ठेकेदार हैं, ना हम डिजाइनर हैं, ना प्रोडक्ट डेवलपर हैं, ना मार्केटर हैं। हम लेबर सप्लाई वाले ठेकेदार हैं आईटी सेक्टर के। ये भारत की हैसियत ट्रंप ने बना दी है। तो अगर भारत को वास्तव में अपनी आईटी पावर दिखानी है तो कुछ करके दिखाओ, भारत के लिए ही करके दिखाओ। जैसे यूपीआई बनाया, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा ईमेल सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बने? ये भी एक चिंता की बात है। तो जब तक हम डॉलर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूएस के जो हैं उन पे डिपेंडेंट रहेंगे, भारत सुपर पावर बन ही नहीं सकता, भारत विकसित हो ही नहीं पाएगा। और फिर रही बात ग्लोबल साउथ एंड रोल ऑफ इंडिया। अब जिस तरह से ब्रिक्स के कारण एक दुनिया को होप दिखी है कि पहले चाइना था, अमेरिका था, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ना अमेरिका की गोदी में बैठना चाहते हैं ना चाइना की, उनको एक थर्ड फोरम चाहिए। पहले नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ करता था, अब है ग्लोबल साउथ, जिसमें ब्रिक्स के देश लीड ले रहे हैं। अब 10 देश हो गए हैं ब्रिक्स में, 10 इनवाइटी हैं, 20 हो गए, G20 के बराबर हो गए। इकोनॉमी अगर हम देखें तो भी बराबर है, लेकिन ग्रोथ रेट ब्रिक्स की
G7 या G20 जो कंट्रीज हैं उससे ज्यादा है। ये भी एक चीज ट्रंप को सता रही है कि ये लोग अगर आगे बढ़ गए तो हमारा क्या होगा, हमारी दादागिरी कैसे चलेगी। इस बात को लेकर वो विचलित है। और जब दादागिरी नहीं रहेगी तो आप दुनिया में ना प्राइस कंट्रोल कर पाओगे, ना आप सप्लाई कंट्रोल कर पाओगे, ना किसी पे आप सैंक्शन लगा पाओगे। तो फिर आप किस कहने से आप मुखिया रह गए, आपकी कोई तो सुन ही नहीं रहा। तो जो मुखिया का पद है वो जाते हुए दिख रहा है ट्रंप साहब को, इसीलिए वो बेचैन है। मुझे लगता है कि अगले 3.5 साल में दुनिया जिस तेजी से बदलेगी और ट्रंप के बाद जो राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, वो उतने पावरफुल नहीं होंगे जितने भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तब तक दुनिया बहुत बदल चुकी होगी, टेक्नोलॉजी के मामले में, फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में, अलाइनमेंट्स के मामले में बहुत कुछ बदल जाएगा। उस समय अमेरिका एक विकसित देश रहेगा, लेकिन उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं रहेगा जितना वो पहले था। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके कारण ट्रंप साहब बहुत परेशान हैं। तो जैसा चाणक्य ने कहा था कि भाई आपको पावर डायनेमिक्स समझना बहुत जरूरी है कि किस बात की परेशानी हो रही है ट्रंप को। वो रोज सुबह शाम भारत को इतना क्यों कोसते हैं। कारण ये है कि भारत जब से उनके साथ आंख से आंख मिला के बात कर रहा है, दुनिया में अमेरिका का जो स्टेचर है वो किसी और देश के मुकाबले होता जा रहा है। वो अब सुपर पावर तो है मिलिट्रीली, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है कि जैसा चाहे वो दुनिया को अपनी उंगली पे नचा सके। और दुनिया इस चीज को देख रही है, समझ रही है। तो इसीलिए ट्रंप साहब बहुत परेशान हैं और वही खींच, वही गुस्सा भारत के खिलाफ बयानों में निकलता है। और अब जब एकमात्र हथियार बच गया ट्रंप के लिए, वो है टैरिफ। अब सिर्फ अगर वो कहते हैं हम क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, मोर देन हैप्पी, हमारा यूपीआई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। आप कहोगे हम एनर्जी नहीं देंगे, कोई बात नहीं, हमारे और भी दोस्त हैं। आप ये बोल नहीं रहे कि हम आपके माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सर्विसेज काट देंगे, सोशल मीडिया काट देंगे। एक बार ये ट्रंप साहब ये बोल तो दें, फिर देखें मजा क्या आता है। तब शायद भारत सरकार और भारत की आईटी कंपनियां जागेंगी कि हमें अपने आईटी सिस्टम्स बनाने हैं। अभी भी हम लोग सो रहे हैं, ठेकेदार की तरह की भी ठेका मिल जाएगा, हमें अपनी कमीशन मिल जाती है, हमारा गुजारा चल रहा है। अभी हमारी आईटी कंपनीज इंडस्ट्री कहने लायक नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो इंडस्ट्री नहीं है, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, वो ठेकेदारी है। तो जब तक भारत सरकार कड़े कदम नहीं उठाएगी, और मैं तो कह रहा हूं आप प्राइवेट सेक्टर को चैलेंज करने के लिए एनआईसी से बोलिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं आपके पास, उनको बोलिए कि आप जैसे आपने यूपीआई बनाया वैसा ही आप एक यूपीआई के पैरेलल व्हाट्सएप बना दीजिए, आप ईमेल सर्वर बना दीजिए। क्या भारत सरकार उसका सब्सक्रिप्शन नहीं देगी? मैं कह रहा हूं आप पूरे हिंदुस्तानियों से 10 रुपए ले लीजिए हर महीने। 100 रुपए अगर साल का आप लेते हैं तो 140 करोड़ की आबादी है। मैं कह रहा हूं 100 करोड़ आदमी भी इस्तेमाल करेंगे। भारत में पैसे की कमी नहीं है। आप यूपीआई से जितना एडिशनल टैक्स कमा रहे हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला सकते हैं, कम से कम भारत का डेटा भारत में रहेगा, ये भी तो गेन है। और फिर आपके पास एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन है, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करिए, क्योंकि भारत की कंपनियां आज सोशल मीडिया के लिए पैसा विदेशी कंपनियों को दे रही है, वो भारत की कंपनी को मिलेगा, चाहे वो पीएसयू हो। लेकिन सर्विस की क्वालिटी का ध्यान रखिए। यूपीआई में आपने रखा, उसका फायदा आपको मिला, तो यूपीआई का एक्सपीरियंस बाकी आईटी सेक्टर्स में क्यों रेप्लिकेट नहीं किया, ये अपने आप में ताजुब की बात है। भारत सरकार क्यों बैठ गई आधे रास्ते में? मोदी साहब इस बात को सोचिएगा, ये देश हित में होगा और आपकी लेगेसी आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध सुधरे। थोड़ी सी अकल अमेरिका को भी आएगी और थोड़ी तैयारी भारत को भी करनी होगी, ताकि अमेरिका की जिस तरह से बुलिंग हो रही है भारत के ऊपर, उसका हम प्रॉपर जवाब दे सकें। कन्फ्रंटेशन ना हो, लेकिन अमेरिका को यह बात समझना भी जरूरी है कि आप भारत के ऊपर दादागिरी नहीं कर सकते। आपके क्या विचार हैं दोस्तों? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए।
फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।